हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 23 फरवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। डेली के डेली आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड किया करें, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, इसके अलावा स्टैटिक जीके भी मैं आपको बहुत सारी देता हूं, जो कि आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड एप्रोप्रिएट होती है। अंततः आप लास्ट में जाके एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ते हैं, तभी एग्जाम्स में पूछे गए जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो फिर आपको रेयर लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया है और हम तो इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं कर पाएंगे कभी, फिर आप डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो ऐसा सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं होता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, डेली पीडीएफ डाउनलोड करके अगर आप पढ़ते रहेंगे, तो चीज़ें बेहतर होंगी और इस साल आप आराम से नौकरी ले पाएंगे। वरना तो साल के साल निकलते जाते हैं, जो लोग अपने आप को नहीं बदलते हैं वो ऐसे ही पीछे रह जाते हैं और कभी उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो आपको अपनी सोच के साथ साथ अपनी अप्रोच भी बदलनी होगी अगर आप इस साल सिलेक्शन चाहते हैं तो। पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। सेंसस 2021 का स्लोगन क्या था, ये मैंने कल आपसे पूछा था। तो मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने सही आंसर किया है और ये स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है, इसलिए जिनको नहीं पता था वो अब से ना भूलें। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए आप एसएससी की क्वेश्चन बैंक ये मेरी अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। इस किताब में करीब 9000 क्वेश्चन मैंने टीसीएस पैटर्न पर आधारित कवर किए हुए हैं जीएसजीके के। इसमें एग्जाम वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर तरीके का कंपाइलेशन मैंने इस किताब में दिया हुआ है। इस किताब में खास बात यह है कि किसी टॉपिक से इस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से एग्जाम में कितने पूछे गए हैं वो सब सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। किताब का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर अगर आप लिंक से ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ % डिस्काउंट भी इस टाइम पर मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अमेरिका में नई सरकार आई है, हम सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एफबीआई डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, और अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है एफबीआई, इसमें भारतीय मूल के किसी अमेरिकी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं काश पटेल, और काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी एडवाइजर रह चुके हैं उनके पिछले कार्यकाल में। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट हैं ये। डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। फिलहाल वोटिंग करी गई, वोटिंग में 51 वोट इनके फेवर में आए और 49 वोट इनके खिलाफ आए। मतलब बहुत ही प्रचंड बहुमत तो नहीं मिला इनको, लेकिन हाँ बहुमत तो बहुमत होता है। 51% वोट के साथ ये जीत गए, केवल एक वोट का मार्जिन। अभी हाल ही में भारत के इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं विवेक जोशी। 58 साल इनकी उम्र है, हरियाणा कैडर से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी भी ये पहले रह चुके हैं। तो अब ये इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था हाल ही में ज्ञानेश कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और तीसरा नाम कौन है, ये है सुखबीर सिंह सांधू। ठीक है, तो टोटल 3 मेंबर हो सकते हैं ना इलेक्शन कमीशन में। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, जो कि 2029 में रिटायर होंगे, और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं सुखबीर सिंह सांधू पहले से और अब विवेक जोशी। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में करी गई थी और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है आर्टिकल 324। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल क्या होता है, क्या आप जानते हैं? इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और इसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। दोनों में से जो भी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाती है उसी बेसिस पर सीईसी रिटायर हो जाते हैं। हाल ही में इस एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, जिसको एनएसडीएल बोला जाता है, और साथ में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जिसको सीडीएसएल बोलते हैं, इन दोनों के द्वारा एक साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है यूनिफाइड इन्वेस्टर एप्लीकेशन। अब देखिए था क्या कि एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है ये दोनों शेयर मार्केट से बिलोंग करते हैं और लोगों को इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू। तो अभी तक क्या था कि इनके एप्लीकेशन अलग अलग थे। जैसे कि एनएसडीएल का जो एप्लीकेशन था
इसका नाम था माई इजी, यहां पर मैं लिख देता हूं माई इजी। और जो CDSL का एप्लीकेशन था इसका नाम था स्पीड ई। ठीक है, तो इन दोनों एप्लीकेशन को अब क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे मुद्दे जो होते थे वो NSDL के अंतर्गत आते थे, बहुत सारे केसेस CDSL के अंतर्गत आते थे। तो अब दोनों के एप्लीकेशन जोड़ दिए गए हैं, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर को फायदा मिलेगा, सारा डेटा उसे एक ही बार में मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे आपने शेयर मार्केट में निवेश किया, आज की डेट में आपने शेयर अपने बेच दिए। अब बेच दिए तो आप चाहेंगे ना कि पैसा आज ही की डेट में आपके अकाउंट में आ जाए। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पहले T+3 में पैसा आता था, अब T+2 में आता है पैसा। इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपने शेयर बेचे उसके 3 दिन बाद आता था पैसा और अब 2 दिन बाद पैसा आता है। तो लेकिन क्या होता है कि कई बार पैसा और भी डिले हो जाता है, तो डिले हो गया तो इसके पीछे का रीजन जानने के लिए इन्हीं एप्लीकेशन की मदद ली जाती थी। तो अब क्या होगा कि दोनों जो एजेंसीज हैं इनकी रिपोर्ट एक ही एप्लीकेशन पर आपको दिख जाएगी, जिससे इन्वेस्टर को भी बेहतरी होगी निवेश करने में और साथ में फ्रॉडलेंट से भी बचा जा सकेगा। मोबीक्विक कंपनी तो आप लोग जानते ही हैं। मोबीक्विक ने फैसला लिया है कि एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ब्लॉस्टम। इसमें कितने % स्टेक परचेज करेंगे, तो मोबीक्विक 3.39% स्टेक परचेज करेंगे। और इसके लिए जो ये पैसा दे रहे हैं ब्लॉस्टम को, तो ब्लॉस्टम के 3.3% जो शेयर हैं वो इन्होंने करीब करीब 1.49 करोड़ में खरीदे हुए हैं, मतलब 1,49,00,000 में इन्होंने खरीदे हुए हैं। मोबीक्विक की स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके CEO है बिपिन प्रीत सिंह, BP सिंह। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में भारत में स्मार्ट एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ये है टाटा पावर। क्या नाम है? टाटा पावर। आप लोग सोच रहे होंगे टाटा पावर एक तरीके से बिजली उत्पादन करती है, दूसरी तरफ अमेजॉन वेब सीरीज, इन दोनों का जो मर्जर है, इन दोनों की जो पार्टनरशिप है ये क्यों हुई है? देखिए है क्या, अमेजॉन वेब सीरीज जो है इनके द्वारा केवल देश ही नहीं विदेशों पर भी, दूसरे देशों पर भी बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं जहां पर सोलर एनर्जीज को लेकर बात हुई है और दूसरी भी रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर बात हुई है। तो टाटा पावर ने इनके साथ इसलिए पार्टनरशिप करी है कि अमेजॉन वेब सर्विसेज इन्हें दुनिया भर का ऐसा डेटा देने में मदद करेंगे, इनके साथ एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, जिससे कि टाटा पावर को ये पता लगेगा कि भारत में और दुनिया में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर रिन्यूएबल एनर्जीज को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को। तो काफ़ी बड़ा विजन है इसमें टाटा पावर का, इसीलिए उन्होंने अमेजॉन के साथ पैक्ट साइन किया है। टाटा पावर की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके CEO है प्रवीर सिन्हा। कौन है? प्रवीर सिन्हा। भारत ने कौन से देश के साथ टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर पैक्ट साइन किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ यह पैक्ट साइन किया है। भारत के टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल जो हैं ये इस टाइम पर ब्रिटेन की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं और वहां पर भारत में जो 5G टेक्नोलॉजीज चल रही हैं तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पैक्ट साइन किया गया है। मेन उद्देश्य यह है कि आज की डेट में आप देख ही रहे हो डेटा कॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप भी व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हो या मेटा मैसेंजर के ऊपर आप कॉल करते हो, तो ये सब क्या है? ये सब 5G सपोर्टेड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जिसकी वजह से आप वॉइस कमांड देकर भी बात कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ब्रिटेन हमारी मदद करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और ब्रिटेन में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। क्या नाम है इनका? कीर स्टारमर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा 3 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं इन्वेस्टर्स के लिए? पहला जिसका नाम है छोटी SIP, दूसरे का नाम है तरुण योजना और तीसरे इनिशिएटिव का नाम है मित्र। तो इसको लॉन्च किया गया है AMFI के द्वारा, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब देखिए है क्या कि भारत में जो भी
म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने 3 नए प्लान लॉन्च किए हैं। पहला जो इनका लॉन्च है, इसका नाम है छोटी एसआईपी। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहली बार निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप मात्र 250 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अब तरुण योजना का मतलब क्या है? इसको इस पर्पज से लॉन्च किया गया है कि जो भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड का ए भी नहीं पता है, तो उनको यहाँ पर अवेयर किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाँ, म्यूचुअल फंड मार्केट किस तरीके से काम करता है, निवेश अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क पर करते हैं, किन किन चीज़ों का इनिशियली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा जो मित्र नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका मतलब यह है कि ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश तो कर दिया है, लेकिन मान लीजिए कि आपने निवेश किया था 2017 में, उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके भूल गए। अब आज की डेट में आपको याद आया कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने पासवर्ड वगैरह, आईडी वगैरह भूल गए हो। तो ऐसे में जो मित्र एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म है, ये आपकी मदद करेगा। तो इस वजह से 3 इनिशिएटिव AMFI के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इस टाइम पर इसके 44 मेंबर एजेंसीज हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये हर साल 21 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस है। और आपको पता है ये दिवस कौन से देश की वजह से मनाया जाता है? बांग्लादेश की वजह से। हुआ क्या कि 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पर तो बांग्लादेश था नहीं। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो कि 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली थे, उन्होंने ये डिमांड करी कि पूर्वी पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू ना रख के बंगाली रखी जाए। तो 1952 में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया गया बांग्लादेश वाली रीजन में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था। और ये मुद्दा धीमे धीमे करके यूनाइटेड नेशंस चला गया और अंततः फाइनली 1999 में जाकर यूनेस्को के द्वारा यह फैसला लिया गया कि अब से दुनिया में हर एक देश 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएगा। और ध्यान रखिए, 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बंगाली बनी, ना कि उर्दू। और इस बार की जो थीम है वो भी आप ध्यान रखें, 2025 की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मैंने आपको बताया ना, सिल्वर जुबली का मतलब क्या है? 25 साल पूरे हो गए, क्योंकि 1999 में पहली बार इसको मनाया था। ये कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में एक हॉटलाइन लॉन्च करी गई है दोनों देशों की बॉर्डर फोर्सेस के द्वारा? तो भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, हमारी तो बॉर्डर फोर्स आपको पता ही है जिसको बोलते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है इसको बोलते हैं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो BGB और BSF, इन दोनों के बीच में एक हॉटलाइन स्थापित करी गई है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। अभी तक क्या होता था कि BSF और BGP के जो इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट तक के जो अधिकारी होते थे, वो आपस में बात कर सकते थे कॉल पर, ठीक है। कोई भी बॉर्डर पर अगर उन्हें ऐसी एक्टिविटी दिख रही है जो कि इलीगल है, या फिर कुछ भी उन्हें वनरेबल थिंग दिख रही हैं, तो ऐसे में IG लेवल तक के अधिकारी बात कर सकते थे। लेकिन अब जो नई हॉटलाइन स्थापित करी गई है, इसमें BSF और BGP के डायरेक्टर जनरल तक के लेवल के जो अधिकारी होंगे वो आपस में बात कर पाएंगे किसी भी तरीके की मुसीबत को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी तक 865 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा बचा हुआ है जिसमें फेंसिंग नहीं करी गई है। आने वाले समय में फेंसिंग होना बाकी है। अब इसमें से भी अगर बात करी जाए तो 175 किलोमीटर का करीब ऐसा बॉर्डर है जिसमें फेंसिंग करने में भी परेशानी आएगी। उसका कारण यह है कि वो ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब मान लीजिए कि इधर है बांग्लादेश और इधर है भारत। अब बीच में क्या है? बीच में एक झील है। अब ये झील कभी सूख जाती है, कभी इसमें पानी आ जाता है, तो इस तरीके की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर, 865 किलोमीटर का अभी बॉर्डर जिसमें फेंसिंग होना बाकी है। एक और चीज़, भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, तो पहले से जो फेंसिंग है उनके बीच में 99 ऐसे स्पॉट्स इन्होंने निकाले हुए हैं जिनकी मरम्मत होना भी अभी बाकी है। अब मरम्मत का मतलब यह है कि देखिए फेंसिंग क्या है, दोनों देशों के बीचों में जो बॉर्डर है उसमें तार लगी हुई है, तो कभी ये तार कट जाती है या फिर तार कहीं से डिस्टर्ब हो गई, तो वो सारी क्या है, वहाँ पर पैचेस लगाकर इन्हें फिर से दुरुस्त किया जाएगा। तो 99 ऐसे स्पॉट फाइंड आउट किए गए हैं।
और बांग्लादेश में सरकार किसकी है? बांग्लादेश में इस टाइम पे इंटम प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, और इनके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अभी हाल ही में एक एजेंसी है जिसका नाम है बाइन एंड कंपनी एंड नेस्कॉम, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ये कौन सा वर्ष है जब तक भारत की जीडीपी 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की ब्रैकेट में आ जाएगी और भारत दुनिया का एक ऐसा देश होगा जहां पर लोगों की इनकम सबसे ज़्यादा होगी। तो इनकी ये रिपोर्ट बताती है कि 2047 वो ईयर हो सकता है जब भारत में लोगों की जो इनकम होगी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी और भारत का जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर जो है इसके ब्रैकेट में आ चुका होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, आज मैं वीकली करंट अफेयर को रिवाइज कराने जा रहा हूं सुबह 10 बजे 10 AM। ठीक है, तो कौन सा यूट्यूब चैनल है? SSC टेक्स्ट बुक। तो जो लोग भी वीकली करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं मेरे साथ आ सकते हैं सुबह 10 बजे की क्लास में। अभी लाइव लेने वाला हूं मैं और इसका जो लिंक है वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। तो डायरेक्टली आप सुबह 10 बजे मुझसे SSC टेक्स्ट बुक पर आके मिल सकते हैं और वहीं पर हम लोग वीकली करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। ये कौन सी भारतीय बायोलॉजिस्ट हैं जिनको टाइम मैगजीन्स 2025 की लिस्ट में विमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी बर्मन। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है कि इनको विमेन ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर किया है टाइम्स मैगजीन ने? वो इसलिए कि देखिए एक सारस की प्रजाति भारत में पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टॉर्क। क्या बोलते हैं? स्टॉर्क। और भारत में कई सारे रीजन्स में इसको हंगुल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हंगुल। तो माफी चाहता हूं, हरगीला के नाम से। ठीक है, हरगीला। तो ये जो सारस है, सारस तो अपने आप में भी विलुप्त हो रहे हैं अब उसमें भी सबसे ज्यादा विलुप्त जिस कैटेगरी से हो रही है वो स्टॉर्क की प्रजाति है या हरगीला की प्रजाति है। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने पिछले 10 सालों से काम किया हुआ है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। 45 साल की इनकी उम्र है। नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। और ध्यान रखिए इस बार टाइम्स मैगजीन 2025 की लिस्ट में टोटल अगर बात करें तो दुनिया भर से 13 ऐसी महिलाओं को जगह मिली है और पूर्णिमा देवी बर्मन इकलौती भारतीय हैं। ये कौन सा देश है जिसको अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया कंपनी के द्वारा? इसका नाम है बोफा ग्लोबल रिसर्च कंपनी। तो इनका ये जो सर्वे किया गया, ये सर्वे बताता है कि एशिया पैसिफिक रीजन में ये कौन से देश हैं जहां पर इस टाइम पे मार्केट में लोग निवेश सबसे कम करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि दूसरा सबसे कम इंटरेस्टिंग मार्केट पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में किसका है? तो यह है भारत का। ठीक है, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात करें तो लोएस्ट पे अगर बात करें तो यह है थाईलैंड। इस टाइम पर थाईलैंड का ऐसा मार्केट है जिसमें कोई भी निवेश नहीं करना चाहता है पूरे एशिया पैसिफिक में। और थाईलैंड के बाद दूसरे नंबर पे भारत है। भारत में भी इस टाइम पर लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो है ये ऑस्ट्रेलिया का मार्केट है। ये बॉटम 3 मार्केट हैं पूरे एशिया रीजन के जिसमें निवेश सबसे कम करना चाहते हैं लोग। अब टॉप पे कौन है? तो देखिए टॉप पे नंबर 1 पे है एशिया पैसिफिक में जापान, जहां पर इस टाइम पे सब लोग निवेश करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज। और दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है ताइवान। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं भारत सरकार के जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? बॉन्ड, शेयर, ट्रेजरी बिल या फिर डिबेंचर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।